Hello everyone, welcome to our channel Success EduTech. I am Prashant Jadhav. Today we are watching our second history chapters. Next point, the Russian Empire in 1914. तो अपना जो सेकंड चैप्टर है जिसका शीर्षक है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, उस चैप्टर का हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट है द रशियन एम्पायर इन 1914 वो आप देखने वाले हैं। इन 1914 झार निकोलस सेकेंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। तो निकोलस जो राजा था रशिया का जिसको झार कहते थे, वो पूरे रशिया के एम्पायर पर अपना राज्य करता था बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को। और ये जो टेरिटरी थी, ये जो प्रदेश था, वो मॉस्को के अराउंड यानी इर्द गिर्द था। द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लातविया, लिथुनिया, इस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड। और ये जो कुछ प्रदेश थे वो पोलैंड के पार्ट थे, यानी पोलैंड के भाग थे। यूक्रेन एंड बेलारस इट्स स्ट्रेच्ड to the Pacific and comprised today's Central Asian states as well as Georgia। और ये जो पैसिफिक का जो बहुत सा पार्ट था वो टुडे यानी आज का वो एशियन स्टेट से कनेक्टेड जो एरिया है एज वेल एज जॉर्जिया, उसे जॉर्जिया कहते हैं। अर्मेनिया एंड अजरबैजान, ये सभी प्रदेश एशियन स्टेट को लागू होते हैं। द मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी विच हैड ग्रोन आउट of the Greek Orthodox Church. The empire also included Catholics, Protestants, Muslims and Buddhists। और बहुत से जो कि उस एम्पायर में लोग रहते थे, जैसे कि कैथोलिक्स पंथ के थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी थे, यानी बौद्ध धर्म के। अब हम देखेंगे इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो कि अगला पॉइंट है। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पीपल वे आर एग्रीकल्चरिस्ट। तो 20th सेंचुरी के शुरुआत में जो रशिया के लोग थे वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोफेशन यानी अपना जो काम है वो वहाँ करते थे। एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी कहते हैं उसको। About 85% of Russian Empire's population earned their livings from agriculture। और जो 80% लोग थे वो सभी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। दिस proportion was higher than in most European countries। और ये सबसे ज़्यादा प्रमाण था यूरोप के अदर कंट्रीज़ के बदले। For instance, in France and Germany, the proportion was between 40% and 50%। और फ्रांस जर्मनी का देखा जाए तो वो 40 या 50% ही था वो प्रमाण। In the empires, cultivators produced for the market as well as the own needs of Russia was the major exports of grain। और रशिया एक मेजर एक्सपोर्ट्स था ग्रेन का, यानी जो धान था वो रशिया में ज़्यादा पैदा होता था। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वेयर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। और ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे वो पिट्सबर्ग और मॉस्को में ज़्यादातर होते थे। क्राफ्ट्समैन undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshops। Many factories were set up in the 1890s। तो बहुत सी जो फैक्ट्रीज थी वो 1890 में सेटअप हो चुकी थी, यानी वो अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हो गई थी। When Russia's railway network was extended। और जबकि रशिया का जो रेलवे मार्ग था वो एक्सटेंड हो गया था, यानी उसका विस्तार हो चुका था। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड। और जो इन्वेस्टमेंट थी फॉरेन यानी फॉरेन, जो कि दूसरे देशों के साथ जो इन्वेस्टमेंट थी वो बढ़ गई थी। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड द आयरन एंड स्टील आउटपुट quadrupled by the 19th। In the same areas, factory workers and craftsmen were almost equal in number। और 19वें शतक के बाद बहुत ही बदलाव हो चुका था रशिया में। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स। और उस वक्त जो इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर थी, यानी सब
इंडस्ट्री का एक मालिक होता था. गवर्नमेंट supervised large factories to ensure minimum wages and limited hours of work, but factory inspectors could not prevent rules being broken. गवर्नमेंट ने तो बहुत से कुछ अधिकार लोगों के लिए सुरक्षित रखे थे, मगर फैक्ट्री के जो इंस्पेक्टर थे, निरीक्षक थे, वो उस पर अपना लक्ष्य केंद्रित नहीं करते थे. इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड वर्कशॉप्स द वर्किंग डे was sometimes 15 hours compared with 10 or 12 hours in factories. लगभग 15 घंटे काम करना पड़ता था, जो कि 10-12 घंटे होना चाहिए था. Accommodation varied from rooms to dormitories. और accommodation यानी रहने की जगह का भी प्रॉब्लम था वर्कर्स के. Workers were divided social group. Some had strong links with the villages from which they came. और कोई जो थे उनका लिंक विलेज से था. तो ऐसी कुछ बातें थी. फ्रॉम दे कम, others had settled in the cities permanently. Workers were divided by skill. मेटल वर्कर यानी जो धातु में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उसे मेटल वर्कर कहते हैं. और सेंट पिट्सबर्ग recalled metal workers considered themselves aristocrats. Among the workers, their occupations demanded more training and skill. और वर्कर्स के लिए मोर ट्रेनिंग यानी बहुत सी ट्रेनिंग और उनके पास कौशल्य भी चाहिए था. कुछ काम करने की जो तरकीब होती है वो चाहिए थी. वुमेन मेड 31% of the factory labor force by 1914, but they were paid less than men. और जो कि स्त्रियां भी काम करती थी, मगर उनको बहुत ही कम पेमेंट मिलता था. Divisions among workers showed themselves the dress of manners too. Some workers formed associations to help members in times of unemployment or financial hardships, but such associations very few. और जो कुछ associations थे वो काम अच्छा करते थे, मगर वो बहुत ही कम थे. Despite divisions, workers did not to strike work when they agreed with employees about dismissals or work conditions. और कोई वर्कर्स यदि आवाज़ उठाए तो उनको काम से निकाला जाता था. These strikes took place frequently in the textile industry during 1896, 1897 and in the metal industry during 1902. तो उसके बाद मेटल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई 92 में. In the countryside, peasants cultivated most of the land, but the nobility, the crown and the Orthodox Church owned large properties. Like workers, peasants too were divided. They also deeply religious, but except in a few cases they had no respect for the nobility. और सभी कुछ जो अधिकार थे वो चर्च के पास थे, सब कुछ वो डिसाइड करते थे. Nobles got their power and position through their services to the Tsar, not through local popularity. This was unlike France, where during the French Revolution in Brittany, peasants respected nobles and fought for them. और peasants के लिए कोई यानी सुरक्षित मार्ग नहीं था. In Russia, peasants wanted to land of the nobles to be given to them. Frequently, they refused to permanent and even murdered landlords. In 1902, this occurred on a large scale in South Russia, and 1905 such incidents took place all over Russia. और यही कंडीशन रशिया में हो रही थी, क्योंकि पीजेंट्स थक चुके थे, मजदूर थे, थक चुके थे इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण. कुछ उनको स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी. रशियन पीजेंट्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स in another way. They pulled their land together periodically, and their commons divided it according to the needs of individual families. तो अपनी खुद की जो फैमिली है उसके लिए वो कुछ अच्छा करना चाहते थे, मगर
सरकार की जो पॉलिसी थी वो अच्छी नहीं थी। इसके कारण रशिया के जो पीसेंट थे उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी और इस कंडीशन को सुधारने के लिए उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश यहाँ पर की है। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।